नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर आप देखेंगे जो पेपर फर्स्ट है आपका, ठीक है जी। जो पेपर फर्स्ट है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, पेपर फर्स्ट यानी उसका पार्ट ए भी रहेगा और पार्ट बी भी रहेगा, ठीक है जी। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने एक लेक्चर आपका लिया है वो आपका पार्ट सेकंड का था तो ये उसी दिन का लिखा हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट हम आज के लेक्चर में करेंगे और उसका भी पार्ट ए, और उसका नाम क्या है, तो जो मैंने आपको कराया था पार्ट ए पार्ट है ना, पेपर सेकंड का, उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन इसका नाम क्या है, सिलेबस की वीडियो आपने देखी है तो आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, हिंदी में कह सकते हैं आप चिड़ सम्मत यांत्रिकी का परिचय, है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, आपको याद होगा, आपने बीएससी फर्स्ट सेम में पार्ट बी के रूप में पढ़ा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी कि न्यूटोनियन यांत्रिकी। तो जो न्यूटन आदि पुराने साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार जो मैकेनिक्स है, जो यांत्रिकी है, उसे ही आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी पुराने समय की मैकेनिक्स, ठीक है जी। क्लासिकल का मतलब प्राचीन होता है ना। चिड़ सम्मत है यानी जो प्राचीन काल में माना जाता था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, एक तरीके से, है ना, प्राचीन काल की मैकेनिक्स है, पुरानी मैकेनिक्स है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो आधुनिक है, मॉडर्न है, ठीक है जी। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। और न्यूटन चूँकि एक पुराने साइंटिस्ट हुए, है ना, तो उनकी जो बातें हैं उन मैकेनिक्स के बारे में, केवल उतने ही पोर्शन को आप क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो रेंज है ना, जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो दायरा है वो छोटा है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत साइंटिस्ट्स का योगदान है। न्यूटन उन साइंटिस्ट में से एक है, ठीक है जी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप, है ना, उसका एक छोटा सा पोर्शन आपने पढ़ा था जिसे आप क्या कहते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब आप पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ, पेपर जो फर्स्ट है उसका नाम आपको पता ही होगा, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो उसका पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, और पार्ट बी हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। उसकी यूनिट फर्स्ट कौन सी है देख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है जी। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, कंस्ट्रेंड मोशन, क्लियर है। तो कंस्ट्रेंड यानी एक तरीके से बाधित गति कह सकते हो, है ना। और बाकी इसका देख लेना, हिंदी में कई नाम और हो सकते हैं। तो एक तरीके से बाधित गति यानी गति तो है, मोशन तो है, लेकिन बाधा है उसमें, है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाधाएं, है ना, कुछ अवरोध वो जो गति है उसके मार्ग में है, ठीक है जी। तो कंस्ट्रेंट मोशन तो समझेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग है आपके सिलेबस में वो है कंस्ट्रेंट्स, है ना। कंस्ट्रेंट कह दो सिंगुलर में कहो तो, और प्लूरल में बात करेंगे तो कंस्ट्रेंट्स, एक तरीके से अवरोध या बाधा के रूप में इसका अर्थ निकलता है। तो देखो ये क्या है ना, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये क्या है, लिमिटेशंस हैं, है ना। लिमिटेशंस कह दो, रेस्ट्रिक्शंस कह दो, कंस्ट्रेंट्स कह दो। तो कैसी रिस्ट्रिक्शंस है, कैसी बाधाएं हैं, जो कोई पार्टिकल है मोशन कर रहा है, या पार्टिकल्स का सिस्टम है ना, वो मोशन कर रहा है, तो उसके मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं, है ना, लिमिटेशंस हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आप खुद देख सकते हो। देखो एक दो एग्जाम्पल में बता दूं आपको। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम है तो आप देखेंगे सिंपल पेंडुलम, है ना, ऐसे मोशन करता रहेगा, बस ऐसे। तो कुछ बाधा है ना कि ये आगे नहीं जा सकता बहुत दूर, इधर भी नहीं जा सकता, लिमिट हो गई ना इसकी। तो एक तरीके से ये लिमिट इस पर आपने अप्लाई कर दी, इम्पोज कर दी कि ये यहाँ तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आगे ऐसा तो चला नहीं जाएगा बहुत दूर, और ऐसे इधर बहुत दूर नहीं जा सकता। तो आपने लिमिटेड कर दिया इस बात को, है ना। और एक पार्टिकल है, मान लो किसी बॉक्स में है,
3 डायमेंशनल बॉक्स में कोई पार्टिकल है तो वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है बॉक्स के भीतर ही, लेकिन बाहर नहीं जा सकता, है ना, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता। तो इसमें भी बाधा लग गई ना, अवरोध हो गया। मोशन तो है लेकिन बाधा सहित गति है ना, यानी मोशन विद रेस्ट्रिक्शंस, है ना, विद लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के साथ, है ना, यानी स्वतंत्रता तो है लेकिन कुछ, है ना, विशेष बंधनों के साथ। ठीक है, तो मोशन तो कर सकता है लेकिन इसके भीतर कर सकता है। जैसे एक मछली होती है एक्वेरियम में, है ना, देखा है, उसके भीतर तो कहीं भी घूम सकती है लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकती। इस तरीके से ये मछली है तो नदी में है, तालाब में है या फिर समुद्र में है, उसके भीतर रह सकती है, वो बाहर नहीं आ सकती, तो उसकी गति की कुछ सीमाएं हुई ना। ऐसे ही पेंडुलम, है ना, यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता, उधर वहाँ तक जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस के साथ, बाधाओं के साथ गति है ये, है ना। तो ये जो बाधाएं हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ देखो कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, यानी आप इन्हें कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी, जो नॉर्मल वर्ड है और साथ में आप रेस्ट्रिक्शंस के स्थान पर लिमिटेशंस वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ द रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी, या लिमिटेशंस, ठीक है जी, जो किसके ऊपर अप्लाई की गई हैं, तो इम्पोज्ड, है ना, ऑन या ओवर द मोशन, किसके ऊपर, मोशन के ऊपर अप्लाई की गई है। ठीक है जी, और मोशन किसकी है, तो ऑफ एनी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है। भाई जरूरी थोड़ा ना अकेले पार्टिकल की मोशन हो, क्या पता बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है उसकी मोशन हो, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है। ठीक है जी, तो जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो लिमिटेशंस है, किसके ऊपर अप्लाई की गई, मोशन की, है ना। मोशन किसकी हो सकती है, किसी पार्टिकल की या पार्टिकल के सिस्टम की, तो उसे ही आप, इन रेस्ट्रिक्शंस को ही आप क्या कहते हैं, आर नोन एज, ठीक है, आगे लिख लेना, आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इन्हें आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, तो कंस्ट्रेंट्स क्या काम करते हैं, तो आप लिख सकते हैं हेंस कंस्ट्रेंट्स। देखो कंस्ट्रेंट्स क्या काम करते हैं, ये लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं द मोशन को, है ना, मोशन को सीमित कर देते हैं ना। और मोशन किसकी, तो वही वाली बात, या तो किसी पार्टिकल की, है ना, या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। ठीक है जी, या तो कोई अकेला पार्टिकल या पार्टिकल्स का सिस्टम। क्लियर है, तो कंस्ट्रेंट्स किसी पार्टिकल की या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है उसकी मोशन को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है ना, यानी सीमित कर देता है। ठीक है जी, तो ये कंस्ट्रेंट्स है ना, ये क्या है कंस्ट्रेंट्स, मैंने आपको समझाया। अब कंस्ट्रेंट्स के बाद चलो इसी से रिलेटेड जो हेडिंग है वो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लेते हैं ना, फिर कंस्ट्रेंट मोशन और कंस्ट्रेंट्स इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल हालांकि एक दो मैंने बता भी दिया आपको शुरुआत में ही। ठीक है जी, तो इसके बाद आप इसी से रिलेटेड कह दो कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, है ना, बाधा जिसमें आए गति में, बाधित गति कैसी है। तो कंस्टेंट मोशन देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है जी, देखो मैंने बताया कंस्टेंट मोशन है ना, तो कंस्टेंट मोशन यानी अपनी मर्जी से नहीं हो सकती, कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं इसमें, है ना। तो है ना, द मोशन, ऐसी मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड, है ना। ठीक है जी, इन आर्बिट्रेरी वे,
आर्बिट्रेरी आप समझते हो, आर्बिट्रेरी का मतलब है अपनी इच्छा से, तो आर्बिट्रेरी मैनर या वे, ठीक है जी। ऐसी मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड, जो नहीं हो सकती इन आर्बिट्रेरी मैनर, है ना, अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक नहीं हो सकती, ठीक है जी। क्लियर है। तो कैसे होगी, एंड ओबेज, और जो फॉलो करती है या पालन करती है कुछ लिमिटेशंस का, है ना, एंड ओबेज, ठीक है जी, सम गिवन लिमिटेशंस, ठीक है जी, जो पालन करती है कुछ दी हुई सीमाओं का, है ना, ये रेस्ट्रिक्शंस लिख दो, लिमिटेशंस लिख दो, बातें की है, ठीक है जी। वो क्या कहलाती है ऐसी मोशन, आगे आप लिख देना, इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है जी। ऐसी मोशन क्या कहलाती है, कंस्ट्रेंट मोशन कहलाती है, ठीक है जी। यानी ऐसी मोशन जो आर्बिट्रेरी मैनर में यानी स्वेच्छापूर्वक नहीं हो सकती तथा कुछ दी हुई ये क्या बोलेंगे, सीमाओं का या बाधाओं का पालन करती है, ठीक है जी। एक सीमा हो गई ना, जैसे बॉक्स के भीतर एक पार्टिकल बंद है तो लिमिट हो गई है ना, उसका पालन उसे करना पड़ेगा, तो ऐसी मोशन आपकी कहलाती है कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है जी, बाधित गति कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अब, है ना। तो हेडिंग डालो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स किसके, कंस्ट्रेंट्स, जो मैंने एक हेडिंग आपको पढ़ाई, और कंस्ट्रेंट मोशन, दोनों के एग्जाम्पल आप कह सकते हो। तो एग्जाम्पल्स ऑफ, है ना, हेडिंग लिखो। चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी, एंड कंस्ट्रेंट मोशंस, ठीक है जी। जो कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको पढ़ाए उसके एग्जाम्पल क्या है, और कंस्ट्रेंट मोशंस के, कंस्ट्रेंट मोशन के, है ना। तो देखो पहला एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, एक दो मैंने बताए भी आपको शुरुआत में। देखो द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी तो आप समझते हो ना, आपने पढ़ा था, है ना। तो रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड कहते हैं, है ना, यानी जिस पर बल लगाने पर उसके जो कण हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, उनके बीच की दूरी में परिवर्तन ना हो, है ना, यानी जो पिंड है उसकी आकृति में परिवर्तन ना हो, ठीक है जी, आकृति आकार में, साइज और शेप में चेंज ना हो फोर्स लगाने पर, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी। यानी उसके किन्हीं दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, उसके भीतर जो पार्टिकल्स हैं, है ना। तो जो मोशन है ना रिजिड बॉडी की, इज द कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है जी, कंस्ट्रेंट मोशन होती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे रिजिड बॉडी है, ठीक है जी, तो इसकी जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, ध्यान देना। जैसे मैंने दो पार्टिकल लिए, मान लो एक पार्टिकल ऊपर है एक पार्टिकल नीचे है, ठीक है जी, तो एक पार्टिकल ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। अब देखो मैंने इसे उछाल दिया, ठीक है, मोशन करी इसने, मोशन करने के बाद, है ना, मोशन के दौरान भी चाहे इन दो पार्टिकल की बीच की जो डिस्टेंस है मोशन के दौरान भी उतनी ही रहेगी जितनी जब ये रेस्ट में है, उन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जितनी तब रहती है, ठीक है जी, समझ गए। यानी ये मोशन करे या रेस्ट में रहे, इसके किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कैसे रहेगी, सेम रहेगी, समझ गए ये बात। तो इस कारण से, है ना, डिस्टेंस दोनों पार्टिकल्स के बीच की क्या रहती है, सेम रहती है ना। तो एक तरीके से लिमिटेशन नहीं हो गई, एक रेस्ट्रिक्शंस होगी ना, बाधा हो गई कि ये तो मोशन कर सकता है लेकिन इसके अंदर के पार्टिकल अपनी ही स्थिति में रहेंगे, अपनी ही पोजीशन में रहेंगे। तो एक कंस्ट्रेंट, है ना, एक बाधा, एक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया, यानी एक, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लग गई, ठीक है जी, एक रेस्ट्रिक्शन लग गई, ठीक है। तो मोशन रिजिड बॉडी की किसका एग्जाम्पल है, कंस्ट्रेंट मोशन का। और क्यों है, तो कारण बता दो, है ना, क्योंकि
द डिस्टेंस, मैंने बताया ना किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है रिजिड बॉडी के भीतर किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो बिकॉज द डिस्टेंस, ठीक है जी, बिटवीन एनी टू, किन्हीं दो है ना पार्टिकल्स, बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, ठीक है जी, किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कैसे रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। डिस्टेंस जो है किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की, तो यहाँ पे एक बात और लिखना चाहो लिख लो, पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी, यानी पार्टिकल कोई अलग नहीं है, रिजिड बॉडी के भीतर के ही पार्टिकल हैं। तो डिस्टेंस यानी रिजिड बॉडी के किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन का, ठीक है जी। और देखो इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो ये कोई रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, एक पार्टिकल इसका ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है जी। मान लो ये आईवा पार्टिकल है, ith पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर आर आई, और ये है जे वा पार्टिकल, jth पार्टिकल, इसका वेक्टर आर जे मान लो पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर आई जे मान लो, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे ना किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस है ना आर आई जे, वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी सी आई जे कह दो, सी फॉर कांस्टेंट, आई जे का मतलब है आई वे और जे वे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है ना, आर आई जे का क्या मतलब है, आई वे और जे वे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, वो सी के बराबर है, सी आई जे के है ना, ठीक है। और सी क्या है, कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट को रही, इसका मतलब है ये डिस्टेंस कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है जी। आई वा पार्टिकल, आई की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, जे की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, आई और जे बराबर नहीं है, यानी ये पहला और ये दूसरा पार्टिकल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पहला पार्टिकल और ये पहला पार्टिकल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई क्या है, जे के बराबर नहीं है, ठीक। इसका मतलब है मान लो ये 1 है, ये 7 है, तो पहले और सातवें पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है ना, ऐसे ही किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है ना, बस ये डायग्राम में बना करके मैथमेटिकली लिख दी है, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल है किसका, कंस्ट्रेंट्स का भी और कंस्ट्रेंट मोशन का भी, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था पेंडुलम वाला, ठीक है जी। तो मैं इसमें कर लेता हूँ थोड़ा चेंज, देखो द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम होता है, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी, इज द कंस्ट्रेंट मोशन, या इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल पेंडुलम ऐसे तो रहता है, ऐसे, और जब ये इधर भी जाएगा तो ये स्थिति हो जाएगी, इधर आएगा तो ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन हाँ एक बात और बता दूँ, इसे बॉब कहते हैं, जो पार्टिकल पॉइंट मास लटका रहता है नीचे उसे बॉब कहते हैं, ठीक है, गोलक कहते हैं हिंदी में। तो इसकी डिस्टेंस ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जहाँ से ये कनेक्ट है ना, जहाँ से ये लटका है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, यानी इसकी स्ट्रिंग, ये क्या है, रस्सी है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एल है। तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ भी एल है, चाहे ये इधर पहुँच जाए तो भी एल रहेगी और चाहे यहाँ पहुँच जाए तो भी एल रहेगी, ठीक है जी। इसका मतलब है इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी एक लिमिटेशन है कि एल जो लेंथ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और बॉब के बीच की, या आप ऐसे कह दो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। उस लेंथ को उतना ही रखा जाता है, मतलब उतनी ही रहती है, और ये मोशन होती रहती है ना, इधर, ठीक है, फिर इधर इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है जी। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी कंस्टेंट मोशन का एग्जाम्पल है। और क्यों है, तो बिकॉज इट फॉलोज है ना 2
ठीक है जी, दो बातों को फॉलो करता है, टू कंडीशंस कह दो या टू लिमिटेशंस कह दो या टू रेस्ट्रिक्शंस कह दो, क्योंकि ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन क्या है, देखो एक बात हो रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ वाली बात तो बता दी मैंने, एक ये है जो इसका प्लेन है ना मोशन करने का, वो यही वाला रहेगा, इसमें जाएगा इधर आएगा, जाएगा इधर आएगा, है ना, ऐसे नहीं नीचे चला जाए फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, एक ही प्लेन है मोशन करने का, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला जैसे झोला झूलाते हैं ना, इस तरीके से। तो क्या है, जो प्लेन है, किसका प्लेन, ओसिलेशन का, इन्हें ओसिलेशंस कहते हैं, दोलन। तो प्लेन ऑफ ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम, या पेंडुलम नहीं, बॉब कर रहा है ना ओसिलेशन, तो ऑफ बॉब रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, सेम ही रहेगा ना, बदलता नहीं है प्लेन। बॉब जिसमें ओसिलेशन करता है वो प्लेन कैसा रहता है, सेम रहता है। और दूसरा मैंने वो बताया, द डिस्टेंस, ठीक है जी, बिटवीन बॉब एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्लियर है। तो बॉब और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस कह दो या स्ट्रिंग की लेंथ कह दो, एक ही तो बात है। तो अब लिख करके आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, और स्ट्रिंग किसकी है, रस्सी किसकी है, तो पेंडुलम की है। तो स्ट्रिंग की लेंथ, वो पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ कह दो, या बॉब और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस कह दो। ये कैसे रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। तो इन्हीं दो कारणों से ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंस्ट्रेंट्स का, यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन का। ठीक है जी, इसके बाद देखो ये दूसरा एग्जाम्पल था ना, ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल था। और अब हम चलेंगे तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तो द मोशन ऑफ, ठीक है, यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द मोशन ऑफ ए बीड, कोई मोती वगैरह है ना, द मोशन ऑफ ए बीड, ठीक है जी, इज द एग्जाम्पल ऑफ, कह दो या डायरेक्ट कह दो, इज द कंस्टेंट मोशन। ठीक है जी, द मोशन ऑफ ए बीड है ना, किसी बीड की जो मोशन है वो क्या है, कंस्टेंट मोशन है। ठीक है, क्यों है तो बता दें, बिकॉज देखो पहले मैं डायग्राम से आपको बताऊं, ये कोई वायर है, ठीक है जी, जो अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस बल्कि, और इस वायर में, ठीक है जी, एक मोती पिरा है, ठीक, मोती है, ये क्या है, बीड, मोती। तो ये जो मोती है इस वायर में ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यानी ये केवल मोशन कर सकता है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है जी, बाकी ये ऐसे नहीं चल सकता अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे भी नहीं चल सकता बाहर की तरफ, यानी अलोंग जेड एक्सिस। तो रेस्ट्रिक्शंस लग गई ना, तो इसलिए किसका एग्जांपल है, कंस्टेंट मोशन का। तो बिकॉज है ना, इट कैन मूव, ये मोशन कर सकता है, ठीक है जी, अलोंग एनी वन एक्सिस, केवल किसी एक एक्सिस के अलोंग। यदि वायर ऐसा रखा है तो वाई एक्सिस के अलोंग कर सकता है, वायर को ऐसा रख दो जेड एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है, वायर को ऐसा रख दो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है। तो किसी एक एक्सिस के अलोंग ही मोशन कर सकता है एक टाइम पर। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इट कैन मूव अलोंग ओनली, वो अलोंग एनी वन एक्सिस। ठीक है जी, किसी एक एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है, इस कारण से रेस्ट्रिक्शंस लग गई। ठीक है जी, तो क्या हुआ, ये एग्जांपल हो गया कंस्टेंट मोशन का। ठीक है जी, ये मोशन कर सकता है ऊपर और नीचे अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हो डायग्राम के नीचे कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक,
तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलो या साथ साथ रफली नोट्स बनाते चला करो। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है जी, जल्द ही मिल जाएंगे 2-4 दिन में। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड तो हो गया ना, 1-2 और देख लेते हैं। एक वो बताया था शुरुआत में मैंने क्यूब वाला, उसे देख लो। तो द मोशन है ना ऑफ ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, ठीक है जी, एग्जाम्पल जैसे कि गैस मॉलिक्यूल है मान लो, ठीक है जी, और ये कहाँ रखा है, ये है इनसाइड ए बॉक्स, किसी बॉक्स के भीतर, या वेसल कह दो या कंटेनर कह दो, ठीक है जी, कुछ भी कह सकते हैं। कोई गैस मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है बॉक्स के भीतर, वेसल के भीतर, तो उसकी मोशन क्या होगी, द मोशन है ना इज द कंस्टेंट मोशन, उसकी जो मोशन है वो कंस्टेंट मोशन होगी, ठीक है जी। और क्यों होगी तो कारण बता दें, तो बिकॉज है ना इट कैन मूव, वो मोशन कर सकता है, ठीक है जी, केवल उस बॉक्स के भीतर, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, तो रेस्ट्रिक्शंस लग गई ना, तो ये इसलिए एग्जांपल हो गया कंस्टेंट मोशन का। और डायग्राम के माध्यम से देख लो, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है जी। मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक, और ये पार्टिकल है यहाँ पर, तो ये पार्टिकल ऐसे चल सकता है ना, यानी एक्स एक्सिस पे चल सकता है पार्टिकल, लेकिन भाई यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक ही तो पहुँच सकता है, तो ये एल के बराबर चल सकता है या उससे कम चल सकता है, एल से ज़्यादा नहीं चल सकता, एल से ज़्यादा चलेगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। वाई एक्सिस पर ये बराबर चलेगा या कम चलेगा, ठीक है जी, बराबर चलेगा या कम चलेगा, किससे, एच से। और जेड एक्सिस पर कम चलेगा या बराबर चलेगा, किसके, बी के, ठीक है जी। ये शर्तें हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये मोशन पार्टिकल की, गैस मॉलिक्यूल की इनसाइड ए बॉक्स किसका एग्जांपल है, तो ये भी एग्जांपल है कंस्ट्रेंट्स का या कंस्ट्रेंट मोशन का, ठीक है जी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है ना एक, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है जी, अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। तो आप कह दो द मोशन ऑफ, है ना, कोई पार्टिकल है ना, देखो मैं बताता हूँ क्या मामला है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, है ना, देखो वो मोशन कर रहा है किसी सरफेस पर, है ना, स्फेयर के सरफेस पर या सरफेस से बाहर, है ना। तो द मोशन ऑफ ए पार्टिकल आइदर लिखो, बल्कि है ना, दो स्थिति है ना, तो आइदर ऑन द सरफेस, या तो सरफेस पर, है ना, या और आउटसाइड द सरफेस। और सरफेस किसका है, तो किसी स्फेयर का है, ऑफ ए स्फेयर, ठीक। ये किसका एग्जाम्पल है, तो इज द कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन होगा, ठीक है जी। और कैसे होगा, बिकॉज, है ना, बिकॉज मैं पहले कारण समझा दूं आपको। देखो कोई स्फेयर है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसकी रेडियस है r, ठीक, क्लियर है। तो जब ये चलता है ना, मान लो ये पार्टिकल है, यहाँ तक आ गया, ए से कहाँ गया, बी पर, ठीक।
तो रहेगा तो सरफेस पर ही, क्लियर है। तो जब ये सरफेस पर रहेगा, ठीक, तो इसने यहाँ तक, है ना, मान लो यहाँ तक आया, यहाँ पे आ गया ना, ए से चला गया और बी पर गया, तो सीध में देखें तो इतनी ही तो डिस्टेंस कवर की। मान लो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर की, ठीक। तो किसके बराबर डिस्टेंस उसने कवर की, आर के। तो या तो वो एक्स की, मतलब एक्स जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो या तो आर के बराबर हो सकती है, या फिर वो फिसल करके इधर चला गया, मान लो सी पॉइंट पर। तो देखो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो आर से ज़्यादा ना हो गई, ओ और सी के बीच की डिस्टेंस तो आर से ज़्यादा है, क्योंकि आर तो ये है ना। तो इसका मतलब है जो एक्स है वो डिस्टेंस आर से ज़्यादा भी हो सकती है और आर के बराबर भी हो सकती है। कहने का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो ये कंडीशन, एक लिमिटेशन लग गई ना कि एक्स या तो आर के बराबर रहेगा या आर से ज़्यादा रहेगा, आर से कम नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ तक जाएगा भी तो फिसल के फिर यहीं आएगा, क्लियर है, और अंदर जा नहीं सकता, ठीक, कि अंदर यहाँ पे आके अंदर गिर गया, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये भी एक कंस्ट्रेंट मोशन का एक एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो इस तरीके से, है ना, एग्जाम्पल्स काफ़ी हुए है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन आपको समझ में आई होगी, विद एग्जाम्पल मैंने समझाई। तो आज के इस लेक्चर में कंस्ट्रेंट मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट मोशन, ये टॉपिक हमने कवर किए। आपको कोई क्वेरी हो, कोई, है ना, क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।